Hello everyone, welcome to Mad About Bio. This is Shivani मैम. सो गाइज सबसे पहले बताओ आप लोग कैसे हो सब एंड हमारा अगस्त टारगेट बच्चे लोग कैसे चल रहा है सबका. आई होप देखो अगस्त का एंड आ गया ऑलमोस्ट. आप लोगों ने सब कुछ फिनिश कर लिया होगा. जहाँ तक कि आप लोगों की सिर्फ दो चैप्टर्स में शायद से आपको प्रॉब्लम आ रही होगी. एक तो आपका केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड सेकेंड वन मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. ये है ना बच्चों. बाकी बिकॉज रिप्रोडक्शन यूनिट मैंने आप लोगों को खुद से पढ़ा दिया है. जेनेटिक्स का भी बहुत सारी चीजें हम लोग कर चुके हैं. ऑलमोस्ट दो चैप्टर देखो. जेनेटिक्स हमने सितंबर वाले टारगेट में रखा था बट हम उसको अभी फिनिश कर चुके हैं ऑलमोस्ट. तो एक चैप्टर रह गया इवोल्यूशन. एंड इवोल्यूशन में मैंने आप लोगों को यूट्यूब पे 3 से 4 लेक्चर वो करा रखे हैं. बस उसका 2 या 3 लेक्चर हमारे रहते हैं. वो भी हम नेक्स्ट वीक से अपना कंटिन्यू करेंगे. इस वीक हमारा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर फिनिश हो जाएगा. आज हम पढ़ेंगे आपका सेक्स डिटर्मिनेशन टॉपिक एंड म्यूटेशन. दो टॉपिक हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में हम आपका देखेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स एंड देन फिर लास्ट लेक्चर होगा हमारा पेडिग्री एनालिसिस. राइट बच्चों. चलो फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. सेक्स डिटर्मिनेशन. देखो बच्चों, अब सेक्स डिटर्मिनेशन में सबसे पहले हम अपनी ब्लैंक स्लाइड लेके स्टार्ट करते हैं कि आखिरकार सेक्स डिटर्मिनेशन को सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सेक्स डिटर्मिनेशन को कौन कौन सी चीजें कंट्रोल करती है, कौन कौन से फैक्टर्स है जो उसको कंट्रोल करता है. तो सभी ऐसे ही हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे. देखो सबसे पहले सेक्स डिटर्मिनेशन. एंड व्हाट इज सेक्स डिटर्मिनेशन. सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब ये होता है जब भी हम दो पेरेंट्स के बीच में क्रॉस करा रहे हैं तो क्रॉस कराने के बाद जो हमारे पास प्रोजेनीज आ रही है वो प्रोजेनी मेल है या फीमेल है, इस चीज के डिटरमाइन करने के प्रोसेस को सेक्स डिटर्मिनेशन बोलते हैं. राइट. अब सेक्स डिटर्मिनेशन को ना बच्चों दो ऑलमोस्ट 3 चीजें देखो कंट्रोल करती हैं. अब तक आपने सुना होगा हमारे पास 2 टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं, सिर्फ वही अफेक्ट करता है सेक्स क्रोमोसोम को. बट उसके अलावा सबसे पहला फैक्टर होता है हमारा इन्वायरमेंट, जो सेक्स डिटर्मिनेशन को कंट्रोल कर सकता है. अब कैसे कंट्रोल करेगा. देखो सबसे पहले आप देखो हमारा जो क्रोकोडाइल होता है आपने सुना होगा क्रोकोडाइल के अंदर मेल क्रोकोडाइल होगा या फीमेल क्रोकोडाइल होगा. उस चीज को कौन कंट्रोल करेगा. उस चीज को कंट्रोल करेगा आपका टेम्परेचर. अब टेम्परेचर कैसे बताएगा कि मेल बनेगा फीमेल बनेगा. अगर किसी पर्टिकुलर एरिया का टेम्परेचर आपका डाउन है, अगर आपका टेम्परेचर है डाउन तो वहां पे आपके सारी की सारी फीमेल क्रोकोडाइल्स डेवलप होंगी. अगर टेम्परेचर डाउन होगा तो फीमेल क्रोकोडाइल होंगी. बट अगर आपका होगा वहां पे टेम्परेचर हाई जहां पे क्रोकोडाइल है पेरेंट क्रोकोडाइल्स है तो वहां पे आपका क्या बनेगा मेल क्रोकोडाइल बनेगा. तो यहाँ पे क्या इन्वायरमेंट अफेक्ट कर रही है नहीं कर रही है सेक्स डिटर्मिनेशन को. सेकेंड इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं टर्टल्स के अंदर. अब टर्टल्स के अंदर क्या होता है. टर्टल्स के अंदर भी आपका टेम्परेचर ही बताते हैं कि मेल टर्टल होगा या फीमेल टर्टल होगा. अब यहाँ पे देखो फीमेल टर्टल डेवलप होंगी जब आपका टेम्परेचर होगा 33 डिग्री सेल्सियस. ये 33 डिग्री सेल्सियस से कुछ अबव भी जा सकता है. लेकिन अगर आपका टेम्परेचर है 28 डिग्री सेल्सियस, 28 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ पे डेवलप होंगे हमारे मेल. 33 डिग्री सेल्सियस पे फीमेल, 28 डिग्री सेल्सियस पे मेल. यहाँ से भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने टेम्परेचर पे अगर किसी एरिया का पर्टिकुलर एरिया का टेम्परेचर डाउन है तो वहां पे कौन सी प्रोजेनीज डेवलप होंगे क्रोकोडाइल के, मेल या फीमेल. अब आप बोल सकते हो कि मैम अगर टेम्परेचर 33 और 28 के बीच में हो, सपोज 30 हो जाए या फिर 25 हो जाए, ये वाला 25 नहीं सॉरी 29 हो जाए, 30 हो जाए, 31, 32 ये वाला टेम्परेचर, तो वहां पे आपके इक्वल अमाउंट में बन सकता है. मतलब पॉसिबिलिटी होगी वहां पे कि मेल भी डेवलप हो सकता है फीमेल भी डेवलप हो सकता है. ये आप यहाँ पे समझ सकते हैं. अब इसके बाद तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आप लोगों को पता है क्रोमोसोम्स 2 टाइप के होते हैं. एक होता है आपके ऑटोसोम्स और एक होता है आपके एलोसोम्स. एलोसोम्स को हम क्या बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम. तो पहले लिखो आपके ऑटोसोम्स. और ऑटोसोम्स को ही बच्चों ध्यान रखना इन्हीं को हम बोल सकते हैं आपका क्या नॉन एलोसोम्स. राइट बच्चों. सेकेंड आपके आते हैं और एलोसोम्स. सॉरी एलोसोम्स को ही हम बोलेंगे सेक्स क्रोमोसोम. देखो एलोसोम्स, एलोसोम्स को ही क्या बोलते हैं हम आपका सेक्स क्रोमोसोम. और सेक्स क्रोमोसोम कितने होते हैं सिर्फ 1 पेयर एक्स और वाई. ठीक है. अब ऑटोसोम्स में
ऑटोसोम्स मतलब जो सेक्स क्रोमोसोम्स नहीं है, ये कैसे आपका अफेक्ट करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन को, कैसे सेक्स को डिटरमाइन कराएंगे? इसका एग्जाम्पल होता है यहाँ पे मेज। जो हमारा मेज है, अब मेज के अंदर मेल होगा या फीमेल पार्ट होगा? जैसे कि फ्लावर के अंदर हमने देखा था ना, फ्लावर के अंदर मेल पार्ट क्या था आपका? एंड्रोशियम, फीमेल पार्ट था गाइनोशियम। तो वहां पे अगर आपका मेल होगा या फीमेल होगा, वो किस चीज पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा आपकी ऑटोसोम्स के ऊपर, बिकॉज जो इनका सेक्स डिटरमाइनिंग जीन है, सेक्स डिटरमाइन जीन जो जीन है वो इनकी ऑटोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट है। एंड यहाँ पे जब हम एग्जांपल्स देखेंगे, आपका फ्रूट फ्लाइज देखेंगे, ह्यूमंस के एग्जांपल देखेंगे, उनके जो सेक्स डिटरमाइनिंग जीन्स है, जिन क्रोमोसोम्स के ऊपर सेक्स डिटरमाइनिंग जीन्स हो गए, उन्हीं क्रोमोसोम्स को हम बोल देंगे सेक्स क्रोमोसोम, जिसके ऊपर प्रेजेंट नहीं है उसको बोल देंगे ऑटोसोम। बट हमारे एक एक्सेप्शन है यहाँ पे, मेज। मेज के अंदर क्या होता है, इनके जो सेक्स डिटरमाइनिंग जीन्स हैं, सेक्स डिटरमाइनिंग genes are located on allosomes. ये आप लोगों को याद रखना है। डन। चलो अब इसके बाद हमारा जो आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रोमोसोम्स है वो है एलोसोम्स। अब हमें देखने कितने टाइप के एलोसोम्स होते हैं, हम उनको कैसे नोटेशन उनका करते हैं। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी एड स्लाइड्स, एक सेकेंड, या वी नीड टू एड सम स्लाइड्स, एक सेकेंड बच्चों। हाँ अभी देखते हैं, ये हो गया। अब चलते हैं हमारे एलोसोम्स के ऊपर या फिर सेक्स क्रोमोसोम्स, आप लिख लो इनको। अब इनके अंदर क्या होता है बच्चों, तीन कंडीशंस, या फिर मेनली अगर हम देखें तो दो ही कंडीशंस में आपको डिस्ट्रीब्यूट करके बताते हैं, आपके लिए याद रखना इजी रहेगा। सबसे पहली चीज, सिर्फ दो टर्म्स आप याद रखेंगे। एक तो केस होगा हमारा मेल हेट्रोगैमेटिक, तो मेल हेट्रोगैमेटिक या फिर फीमेल हेट्रोगैमेटिक। फीमेल हेट्रोगैमेटिक। अब हेट्रोगैमेटिक का मतलब, हेट्रो मीन्स अलग अलग, गैमीट्स मतलब गैमीट्स, तो अलग अलग टाइप के गैमीट्स अगर मेल के केस में होगा। अब यहाँ पे ना देखो, मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ, ध्यान से समझना इसको, एक्स एक्स और एक्स वाई, या फिर एक्स एक्स और एक्स ओ। अब ये कंडीशन मैंने क्या लिखी, यहाँ पे ये तो है हमारा फीमेल एंड ये है हमारा मेल, दिस वन इज अगेन फीमेल, दिस वन इज मेल। तो यहाँ पे आप कंडीशन देख रहे हो, इन कपल्स के अंदर जो मेल है वो हेट्रोगैमेटिक है एंड यहाँ पे भी मेल आपका हेट्रोगैमेटिक है। हेट्रोगैमेटिक, अब जो जीरो होता है ना, ये जीरो या ओ बोलते होंगे आप इसको, इसका मतलब होता है यहाँ पे कोई क्रोमोसोम नहीं है। जीरो दिखाता है आपको एब्सेंस ऑफ क्रोमोसोम, जीरो का मतलब यहाँ पे कोई ओ नाम का क्रोमोसोम नहीं है। ओ या फिर जीरो सिग्निफाइज देयर इज नो क्रोमोसोम। क्लियर। अब ये वाली जो कंडीशन है जिसमें फीमेल को हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्स एक्स से, मतलब फीमेल के अंदर दोनों सेम टाइप के और मेल के अंदर हेट्रो, तो हम ये कंडीशन लिख सकते हैं ना, मेल यहाँ पे हेट्रो है और फीमेल होमो है, फीमेल यहाँ पे होमोगैमेटिक। जब फीमेल हेट्रोगैमेटिक हो जाएगी तो मेल कैसा हो जाएगा, अगर फीमेल हेट्रोगैमेटिक हो गई तो मेल होमोगैमेटिक हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे एग्जाम्पल, सबसे पहले एग्जाम्पल तो आप लोगों को बताइए ह्यूमंस। सेकेंड एग्जाम्पल आता है आपका ड्रोसोफिला। यहाँ पे लिखो एग्जाम्पल जिसके अंदर आपका फीमेल के पास तो दो एक्स क्रोमोसोम होता है, लेकिन मेल के पास सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम होता है, सिर्फ एक एक्स। तो यहाँ पे कंडीशन हुई हमारी ग्रास होपर। नेक्स्ट एग्जाम्पल कॉकरोच। अब फीमेल हेट्रोगैमेटिक में देखो, फीमेल हेट्रोगैमेटिक के अंदर क्या कंडीशन आएगी हमारी, मेल कैसा होगा बच्चों, यहाँ पे मेल होगा आपका होमोगैमेटिक। अब यहाँ पे अब देखो, मेल हेट्रोगैमेटिक को हमने लिखवा दिया एक्स एक्स और एक्स वाई से। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए नोटेशन अलग अलग है, जेड डब्ल्यू, जेड जेड, तो जेड डब्ल्यू है मतलब फीमेल है यहाँ पे, बिकॉज फीमेल हेट्रोगैमेटिक है, और ये दिस इज फीमेल, दिस वन इज मेल। एंड नेक्स्ट कंडीशन सेम हमारी वही, जेड ओ एंड जेड जेड। ये हो गया हमारा फीमेल
और ये हो गए हमारे मेल। देखो यहाँ पे हमारी फीमेल होमो थी, फीमेल के पास दोनों सेम टाइप के क्रोमोसोम थे, यहाँ पे मेल के पास दोनों सेम टाइप के क्रोमोसोम्स है। ये वाली कंडीशन आपको देखने के लिए मिलती है बर्ड्स के अंदर या फिर रेप्टाइल्स, और रेप्टाइल्स में भी कुछ रेप्टाइल्स, नॉट ऑल, लिख लो इसको ब्रैकेट में सम। एंड ये वाली कंडीशन ऊपर लिख रही, नीचे शायद आपको विजिबल ना होगा, बटरफ्लाई या फिर आपका मोथ, इनके अंदर ये कंडीशन देखी जाती है। बताओ, अच्छा एग्जाम्पल सबसे पहली चीज आपको याद रखना, डायरेक्टली वो आपको क्वेश्चन देंगे ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला एग्जाम्पल देंगे, ड्रोसोफिला में बताएंगे कि सेक्स क्रोमोसोम्स का अरेंजमेंट बताओ, क्रोमोसोम्स बताओ किस टाइप के होता है, तो आपको पता होना चाहिए ह्यूमंस ड्रोसोफिला, दोनों के दोनों क्या है आपके मेल हेट्रोगैमेटिक है। जैसी कंडीशन ह्यूमंस के अंदर सेम कंडीशन ड्रोसोफिला के अंदर सेम। यहाँ पे देखो आपका ग्रास ओपर और कॉकरोच, बट डिफरेंस क्या है, यहाँ पे मेल के पास सिर्फ एक क्रोमोसोम। नेक्स्ट बस उसी को रिलेट कर देना, यहाँ पे मेल था और यहाँ पे हमारा फीमेल हेट्रोगैमेट, यहाँ पे हम मेल को XY से लिख रहे थे, यहाँ पे फीमेल को ZW से लिख दिया। और अगेन यहाँ पे जैसे यहाँ पे मेल XO हो गया था, यहाँ पे फीमेल Z हो गया, मतलब फीमेल के पास सिर्फ एक क्रोमोसोम। बताओ आया समझ में। अब ह्यूमंस का कंडीशन पे आते हैं हम लोग, देखो अब चलते हैं हम अपनी स्लाइड्स के ऊपर। क्या लिखा हुआ है बच्चों यहाँ पे, अब ह्यूमंस की कंडीशन में आपको समझ में आ गया XX और XY। एक्स मतलब XX होता है आपके फीमेल के अंदर और XY होता है आपके मेल के अंदर। अब कोई भी पेरेंट्स का क्रॉस करा के देखो, एंड क्रॉस करा के आप लोगों को पता चलना चाहिए कि कितने नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स वहां पे मेल बन सकते हैं, कितने फीमेल्स बन सकते हैं, राइट। चलो अब एक क्रॉस करा के हम लोग देख लेते हैं ताकि हमें ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी हो जाए। ह्यूमंस का मैं केस ले रही हूँ बच्चों, आप लोग भी सब अपनी अपनी नोटबुक्स में बनाओ। एक है हमारे पास फादर और एक है हमारे पास मदर। फादर के पास क्रोमोसोम XY, मदर के पास XX, बनाओ गैमीट्स। सेम जैसे पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही आप लोगों को कराना है। XX यूनिट स्क्वायर XY XX। तो इसका मतलब यहाँ पे 50% चांसेस है कि गर्ल बन सकती है और 50% चांसेस किसके हैं यहाँ पे, मेल के 50% चांसेस है। सेम आप ड्रोसोफिला के अंदर भी एक बार क्रॉस करा के देखना। ड्रोसोफिला के अंदर कैसे क्रॉस कराओगे, देखो ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला में जो हमारे फादर थे या फिर जो मेल था उसके पास था सिर्फ XO, और जो मदर थी उनके पास था आपका XX। गैमेट्स बनाओ XO XX। इसकी टेबल मैं यहाँ पे बना रही हूँ, नीचे बना रही हूँ बच्चों यहाँ पे टेबल। अब देखना यहाँ पे कितनी कंडीशंस बनेंगी हमारे पास, XO XX 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 XO XO XX क्या है यहाँ पे, फीमेल, मतलब 50% चांसेस यहाँ पे भी फीमेल बनने की है और 50% चांसेस यहाँ पे भी मेल बनने का, बिकॉज XO क्या होता है यहाँ पे मेल। सेम क्रॉस आप किस में करा के देखेंगे, फीमेल हेट्रोगैमेटिक वाले के अंदर करा के देखेंगे कि वहां पे क्या चांसेस बनता है। हमेशा आपको देखा 50% गर्ल बन सकता है, 50% मेल बन सकता है। बताओ इतना पार्ट आप लोगों को समझ रहे, तो बहुत इजी पार्ट है, तो सभी को ऑलमोस्ट आता ही है। अब मेन चीज क्या होती है, हनी बी एग्जाम्पल, जहां पे बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। हनी बी, हनी बी के अंदर एक वर्ड यूज किया जाता है, इनके अंदर हैप्लोडिप्लॉइडी देखी जाती है। हैप्लोडिप्लॉइड, आपको याद होगा जब मैंने आपको रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पढ़ाया था, वहां पे एक पार्थिनोजेनेसिस कंडीशन बताई थी कि इनके अंदर पार्थिनोजेनेसिस होता है, मेल ड्रोन होता है, ये होता है वो होता है, बहुत सारी कंडीशन बताई थी, आपको बताया था आगे पढ़ाएंगे इसको। तो हैप्लोडिप्लॉइडी, अब वर्ड क्या है, अब तक हम बात करते थे कि या तो कोई हैप्लॉइड है या कोई डिप्लॉइड है, ये हैप्लोडिप्लॉइडी मतलब एक ही स्पीसीज है हनी बी की, उसके अंदर आपको हैप्लॉइड इंडिविजुअल भी देखने के लिए मिलेंगे, आपको डिप्लॉइड इंडिविजुअल भी। अब वो कैसे, ध्यान दो यहाँ पे, मेरे पास एक फीमेल हनी बी, एक है मेरे पास मेल हनी बी। मेल हनी बी को क्या बोलते हैं बच्चों यहाँ पे, मेल हनी बी को हम बोलते हैं आपके ड्रॉन, ठीक है। अब फीमेल हनी बी हमें पता है हमेशा डिप्लॉयड होती है, 2n इज इक्वल टू, एंड इनके अंदर क्रोमोसोम कितने होते हैं 32, और मेल हनी बी होता है हमेशा हमारा हैप्लॉइड होता है यहाँ पे।
अब क्या कराएंगे, फीमेल्स के अंदर गैमीट्स फॉर्मेशन कराएंगे। गैमीट फॉर्मेशन कैसे होगा, मियोसिस से होगा। कितने गैमीट्स बनेंगे मियोसिस से, यहाँ पे 4 गैमीट्स बने, बिकॉज मियोसिस 1 में 2, फिर आगे मियोसिस 2 कराएंगे इक्वेशनल डिवीजन, तो टोटल हमारे पास 4 हो जाएंगे। तो ये बन गए मेरे पास 4 गैमीट्स। अब ये वाला केस बताओ, यहाँ पे गैमीट्स बनाने के लिए, मेल के अंदर गैमीट बनाने के लिए कौन सा प्रोसेस कराया जाएगा, मेल के अंदर गैमीट्स। अब देखो ना, यहाँ पे ऑलरेडी वो हैप्लॉइड है, उसके अंदर मियोसिस करा देंगे तो बेचारे के पास कुछ भी नहीं बचेगा, तो इसलिए हम यहाँ पे कराएंगे आपका माइटोसिस। अब माइटोसिस कराएंगे तो मेरे पास बच जाएंगे 2 यहाँ पे हमारे पास 4 फीमेल गैमीट्स और 2 मेल गैमीट है, तो ये वाला मेल गैमीट तो इसके साथ फ्यूजन कर लेगा, ये वाला मेल गैमीट इसके साथ फ्यूजन कर लेगा, फ्यूजन करके ये बना लेगा एक डिप्लॉयड, ये भी बना लेगा एक डिप्लॉयड। अब डिप्लॉयड है तो क्या बनेगी, हमारी फीमेल बनेगी ऑब्वियसली, यहाँ पे भी हमेशा हमारी फीमेल बनेगी। अब जो ये हमारी फीमेल हनीबी के 2 गैमेट्स हैं, इनका क्या होगा यहाँ पे, इनका क्या होना चाहिए। अब ये गैमेट्स, अब इनके पास देखो कोई मेल गैमेट नहीं है फर्टिलाइजेशन करने के लिए, अगर फर्टिलाइजेशन करने के लिए इनको गैमेट मिलता तो ऑब्वियसली आपका फीमेल हनी भी बना लेती नहीं। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये डायरेक्टली डेवलप हो जाएंगे मेल गैमेट के, बिना किसी के साथ फर्टिलाइजेशन करे, ये डिप्लॉयड है तो ये भी तो डिप्लॉयड बन जाएंगे। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पार्थिनोजेनेसिस, डेवलपमेंट ऑफ अ फीमेल गैमेट इनटू एन ऑर्गेनिज्म, एक फीमेल गैमेट का ऑर्गेनिज्म में बन जाना विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन, बिना किसी फर्टिलाइजेशन के, दिस इज नॉन एज पार्थिनोजेनेसिस। इसी को हम बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस, बिकॉज दीज आर द अनफर्टिलाइज्ड एग, और अनफर्टिलाइज्ड एग ये होते हैं हमारे मेल ड्रॉन। अब फीमेल्स भी 2 टाइप की होती हैं, एक होती है हमारी वर्कर बी और एक होती है हमारी क्वीन, जिसको हमारी रॉयल जेली खाने के लिए मिलेगी वो तो क्वीन बन जाएगी, उसका काम होगा सिर्फ फर्टिलाइजेशन करने का, और हमारी वर्कर भी काम करने के लिए रह जाएगी सारा। बताओ, ये वाली कंडीशन हैप्लोडिप्लॉइड, मतलब एक ही इंडिविजुअल है, एक ही स्पीसीज है हनी बी, उसके अंदर फीमेल हमेशा डिप्लॉइड होंगी, मेल हमेशा हैप्लॉइड होगा, बिकॉज मेल क्या है, हमेशा मेल किससे डेवलप हो रहा है, एक अनफर्टिलाइज एग से डेवलप हो रहा है, और जब फर्टिलाइजेशन कर रहा है तो फर्टिलाइजेशन करने में हमेशा फीमेल्स हमारे यहाँ पे डेवलप हो रही है। ये चीज समझ में आई यहाँ तक, ऑल क्लियर बच्चों। चलो यहाँ तक हमारा डन हो गया, अब हम चलते हैं वापस से इन स्लाइड्स पे। अब देखो हमने यहाँ तक बच्चों पढ़ा कि फीमेल्स के अंदर क्रॉस करा के देख लेंगे 50% मेल बनेगा 50% फीमेल, तो वही देखो ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस मेल प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ गैमेट, 2 टाइप के गैमेट्स प्रोड्यूस करता है, 50% विद एक्स, मतलब 22 प्लस एक्स। जब आपको मैंने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ाया था, वहां पे बताया था 22 प्लस एक्स, 22 प्लस वाई, 22 प्लस वाई, ऐसे हमारे 4 गैमेट्स बनते हैं। 2 गैमेट्स तो होते हैं एक्स क्रोमोसोम के और 2 गैमेट्स होते हैं वाई क्रोमोसोम्स के, फीमेल के पास सिर्फ एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं यहाँ पे, तो इस चीज की वजह से क्या होता है 50% चांसेस बन जाते हैं। एक्स वाई क्रोमोसोम आपका मेल में होता है, एक्स एस क्रोमोसोम फीमेल के अंदर होता है। ह्यूमंस के अंदर, ह्यूमंस में टोटल 23 पेयर होते हैं, 23 पेयर्स में से 22 पेयर ऑटोसोम है, 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम है। व्हाई वी आर कॉलिंग देम सेक्स क्रोमोसोम, बिकॉज इन्हीं क्रोमोसोम्स के ऊपर सेक्स डिटरमाइनिंग जीन प्रेजेंट है, इसलिए ये बनते हैं हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स। क्लियर बच्चों यहाँ तक। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट, हमने जब क्रॉस करा के देखा तो हमने देखा इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजिंग ऑफ ओवम विद स्पर्म कैरिंग आइदर एक्स और वाई, so the sperm determine whether the offspring male and female। किसी भी इंडिविजुअल का सेक्स डिटर्मिनेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, स्पर्म के ऊपर, कि स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम फ्यूज कर रहा है या फिर वाई वाला फ्यूज कर रहा है। एक्स वाला फ्यूज कर जाएगा फीमेल के साथ तो वहां पे बन जाएगी फीमेल, और अगर वाई वाला क्रोमोसोम फ्यूज कर जाएगा तो वहां पे बन जाएगी मेल बन जाएगा। अब एक कंडीशन है बच्चों, एक बहुत छोटी सी प्रॉब्लम, जैसे कि हम बात करते हैं हमारी जो फीमेल है, बहुत नॉर्मल सी कंडीशन है, देखो फीमेल और मेल, फीमेल के अंदर है एक्स एक्स क्रोमोसोम, यहाँ पे है एक्स वाई, तो हम बोलते हैं कि फीमेल के अंदर से क्या होता है, फीमेल में से यहाँ से एक क्रोमोसोम जाता है और मेल में से एक आएगा एक्स, तब एक्स एक्स बनता है, या फिर ये वाला एक्स हमारा वाई के साथ। अब ये जो दूसरे वाला एक्स होता है इसका क्या होता है, फीमेल के पास तो एक्स एक्स क्रोमोसोम है ना, 2 एक्स क्रोमोसोम, ये दूसरे वाला एक्स का क्या होता है, हमेशा याद रखना जो फीमेल में एक एक्स क्रोमोसोम होता है ना, तब होते तो है
दो में से एक को हम क्या करते हैं, एक को बार बॉडी में कन्वर्ट कर देते हैं, एक को हम बार बॉडी में कन्वर्ट कर देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, देखो इसी को समझाती हूँ मैं आप लोगों को पहले, ये बार बॉडी वाला कंसेप्ट है क्या हमारा। एक सेकेंड, देखो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डोसेज कंपनसेशन। डोसेज कंपनसेशन। अब डोसेज कंपनसेशन में क्या होता है, जैसे कि हमें पता है कि जो हमारे मेल्स हैं उनके पास क्रोमोसोम्स होता है 22 प्लस XY, राइट, और जो फीमेल्स होती हैं उनके पास होता है 22 प्लस XX। अब हमें तो सिर्फ एक गैमेट चाहिए फीमेल्स का, यहाँ से मेल के पास से सपोज करो आपका X भी आ सकता है Y भी आ सकता है, दोनों आ सकते हैं वहां पे तो, लेकिन फीमेल में तो सिर्फ हम चाहते हैं कि एक ही क्रोमोसोम जाए, तो हम क्या करते हैं, जो X वाला क्रोमोसोम है ना, एक one gamete need to be inactive, हमें इस गैमेट को इनएक्टिव बनाना होता है। क्यों इनएक्टिव बनाना होता है, बिकॉज जो हमारी बनने वाली फीमेल है उसके अंदर ये वाली कंडीशन ना आ जाए, ट्राइसोमी ना हो जाए, की 3 क्रोमोसोम्स ना आ जाए उसके अंदर, होने चाहिए 2 ना, 3 ना हो जाए, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक गैमीट को इनएक्टिव बनाते हैं। अब गैमीट्स को इनएक्टिव कैसे बनाता है, जब हमने आपका मॉलिक्यूलर बेसिस वाला चैप्टर पढ़ा था बच्चों, तो मॉलिक्यूलर बेसिस में मैंने आपको जब पैकेजिंग ऑफ डीएनए पढ़ रहे थे, अगर हम डीएनए को बहुत ज्यादा टाइटली पैक कर देते थे, हेट्रोक्रोमेटिन और एक होता था यूक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन में बहुत ज्यादा टाइटली पैक कर देते तो वो हमारा क्या बन जाता था, इनएक्टिव डीएनए बन जाता था, और वो डार्कली स्टेन भी होता था और इनएक्टिव होता था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब इस क्रोमोसोम को बनाएंगे, एक क्रोमोसोम को, उसको बहुत टाइटली पैक कर देंगे। कैसे करेंगे इसका, इसका हेट्रोक्रोमेटाइनाइजेशन करा देंगे, हेट्रोक्रोमेटिनाइजेशन, स्पेलिंग चेक कर लेना बच्चे, स्पेलिंग सही लिखा है क्या। हेट्रोक्रोमेटाइनाइजेशन मतलब सिंपल सा लिखो, डार्कली स्टेन करा देंगे उसको, या फिर टाइटली पैक्ड करा देंगे, टाइटली पैक्ड लिखो, टाइटली पैक्ड हम इसको करा देंगे, जिसकी वजह से मेरा एक्स क्रोमोसोम क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, हो जाएगा नहीं। अभी अगर इनएक्टिव हो गया तो जब मैं इसको स्टेनिंग करूंगी तो डार्कली स्टेन होगा, ऑब्वियसली डार्कली स्टेन हो जाएगा ये। अब ये मेरा डार्कली स्टेन हो रहा है, तो डार्कली स्टेन स्ट्रक्चर जो एक्स क्रोमोसोम है, ये डार्कली स्टेन स्ट्रक्चर को ही हम क्या बोलते हैं, आपका बार बॉडी, दिस इज नोन एज बार बॉडी। अब एक चीज आपने पढ़ा होगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस में क्या करते हैं, जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, एमनियोटिक फ्लूइड को इंजेक्शन के थ्रू या किसी सिरिंज के थ्रू हम निकालते हैं, फिर उसके अंदर क्रोमोसोम्स का अरेंजमेंट देख के हम ये बताते हैं कि जो डेवलपिंग फीटस है वो बॉय है या गर्ल है। इलीगल है बट करते तो है ना लोग इसको, तो प्रोसेस हमें समझना पड़ेगा कैसे करते हैं वो, तो प्रोसेस यही होता है। अब आप खुद बताओ, बार बॉडी मेल में बनेगी या फीमेल में बनेगी, मेल में बनेगी या फीमेल में, भाई मेल के पास तो एक ही एक्स क्रोमोसोम है, मेल के पास कोई एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम थोड़ी ना जो मेल में बनेगी, तो सिर्फ फीमेल के अंदर बनेगी बार बॉडी। अब वो क्या करते हैं डॉक्टर्स, एमनियोटिक उसमें एमनियोटिक कैविटी में से वो फ्लूइड निकाला, उस फ्लूइड के अंदर अगर बार बॉडी उनको दिख रही है, स्टेन करेंगे पहले उसको, स्टेन करके देखेंगे, अगर उनको बार बॉडी दिख गई मीन्स वो क्या है, हमारी फीमेल है, फिर वहां पे फिटिसाइड हो जाता है, फिटिसाइड वो कर देता है ना। तो ये होता है बार बॉडी। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है हमारा कि बार बॉडी हमें कहाँ पे देखने के लिए मिलेगी, क्या बार बॉडी हमें सोमेटिक सेल, अब बिकॉज हम क्या करते हैं एमनियोटिक फ्लूइड निकाल रहे हैं, तो एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर बेबी की कौन सी सेल्स होती हैं, अब हमने पढ़ा था कि जब वो सिरिंज से निकालते हैं ना, तो बेबी का जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसके अंदर उसकी कुछ स्किन सेल्स भी होती हैं, स्किन सेल्स जनरली, क्योंकि गैमीट्स तो नहीं निकाल सकते ना अभी इसके अंदर से, गैमीट्स तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में अभी बने ही नहीं है, अभी तो उसके अंदर क्या है, oocytes है, सिर्फ oogonias है, प्राइमरी oocyte हो गया, oogonia होगा, वही हो सकता है, उनके अंदर अभी क्रोमोसोम्स तो नहीं चेक कर सकते, तो कौन सी सेल्स चेक करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बॉडी कौन सी सेल्स में मिलता है, बार बॉडी हमें सोमेटिक सेल्स के अंदर देखने के लिए मिलता है बच्चों। और सोमेटिक सेल्स जैसे कि बेबी की स्किन सेल्स हो गई, वो स्किन सेल्स वहां से इंजेक्ट आउट कर देंगे, इंजेक्ट आउट करने के बाद उसको स्टेन करेंगे, स्टेन करके उसमें देख लेंगे अगर बार बॉडी इट मींस वो फीमेल है,
यही चीज हमारा किया जाता है। तो ये हुआ हमारा सोमेटिक सेल्स, एंड इसी प्रोसेस को यूज करते हैं कहाँ पे, यूज्ड इन एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस, बताओ ये समझ में आ रही है? बार बॉडी ना एकदम ऐसे दिखते हैं जैसे ड्रम स्टिक्स होती है ना, ड्रम स्टिक्स के जैसा। अब एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे ये बच्चों की, हम बोल रहे हैं कि हमने एक गैमेट को यहाँ पे इनएक्टिव कर दिया, लेकिन जब ये फीमेल के अंदर गैमेट्स फॉर्मेशन होगा तो गैमेट फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा इसका। तो इसलिए क्या करते हैं, पहले तो हमने इसको इनएक्टिव बना दिया, इनएक्टिव बना देंगे, बट इट गेट स्विच ऑन, फिर हम इसको स्विच ऑन करा देंगे, मतलब जो ये हेट्रोक्रोमेटिन है, हेट्रोक्रोमेटिन से इसको यूक्रोमेटिन में कन्वर्ट करेंगे, इनएक्टिव से इनएक्टिव बना देंगे। कब करेंगे, ड्यूरिंग गैमीट्स प्रोडक्शन। देखो फीमेल बॉडी के अंदर कितने सारे प्रोसेस चल रहे हैं, कहीं पे बार बॉडी बन रहा है, कभी स्विच ऑन हो रहा है इसका, कभी स्विच ऑफ हो रहा है। आया समझ में? फिर से समझो, डॉसेज कंपनसेशन में क्या करते हैं, फीमेल के पास दो एक्स क्रोमोसोम है, मेल से एक क्रोमोसोम है, तो फीमेल का भी तो सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम चाहिए ना, वो दोनों के दोनों क्रोमोसोम है, हो सकता है वो दोनों के दोनों फ्यूज कर जाए। तो वहां पे हमेशा क्या किया जाता है, एक एक्स क्रोमोसोम को इनएक्टिव बना दिया जाता है, मतलब बनाते लोग खुद से होता है, वो प्रोसेस खुद से चलता है, हेट्रोक्रोमेटाइनाइजेशन हो जाएगा, टाइटली पैक करा देंगे, डार्कली स्टेन होता है वो बॉडी। फिर जब हम क्या करते हैं, एमनियोसेंटेसिस के टाइम पे एमनियोटिक फ्लूइड को निकालते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर बॉडी सेल्स होती हैं, फिट डेवलपिंग फीटस की, उन्हीं सेल्स के अंदर आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको बहुत इजीली बार बॉडीज दिख जाएंगी। कैसी शेप दिखती है, ड्रम स्टिक शेप उनको दिखाई देती है। सोमेटिक सेल्स के अंदर ये देखने के लिए मिलता है। गैमेट सेल्स, जब हम गैमेट्स का प्रोडक्शन कराएंगे उस टाइम पे इस इनएक्टिव्स को कन्वर्ट कर देंगे। ये हुआ हमारा डोसेज कंपनसेशन। अब एक नया वर्ड और आप लोगों को यहाँ पे आज सीखने के लिए मिलेगा। आई थिंक ये वर्ड आप लोगों ने ना डीपीपी में भी पढ़ा था, तो बच्चों को कंफ्यूजन आया था, वो हम यहाँ पे पढ़ते हैं। कभी कभी इसको ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी एड ऑन कर देते हैं लोग। गाइनेंड्रोमॉर्फ, याद है गाइनेंड्रोमॉर्फ एक टर्म बताया था मैंने आप लोगों को, बिकॉज एक ऑप्शंस थे वहां पे, हर्माफ्रोडाइट, गाइनेंड्रोमॉर्फ मींस क्वेश्चन ये था आपका, देखो वहां पे कि किसके अंदर मेल और फीमेल दोनों कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। अब बच्चों ने लगाया उसका हर्माफ्रोडाइट, उनको लगा मेल एंड फीमेल, बेटा हर्माफ्रोडाइट होता है जिसके अंदर मेल एंड फीमेल 6 ऑर्गन्स होते हैं, मेल भी है फीमेल भी, दोनों इंडिविजुअल एक ही बॉडी के अंदर। लेकिन गाइनेंड्रोमॉर्फ वो बॉडीज है, वो इंडिविजुअल को हम बोलते हैं जिसकी बॉडी के अंदर सेक्स सेक्स ऑर्गन एक है बट कैरेक्टर्स दोनों हैं। मींस हाफ तो इसके अंदर है मेल कैरेक्टर और हाफ आ जाएंगे इसके अंदर फीमेल कैरेक्टर, इसी को हम बोलते हैं गाइनेंड्रोमॉर्फ। एंड ये गाइनेंड्रोमॉर्फ बढ़ते कैसे हैं, म्यूटेशन से। अब म्यूटेशन में आप लोगों को समझाऊंगी क्या होता है। म्यूटेशन हो जाता है जब आपका क्रोमोसोम्स के अंदर 6 क्रोमोसोम में, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, मेल कैरेक्टर और फीमेल कैरेक्टर दोनों एक इंडिविजुअल के अंदर आ जाते हैं। दिस कंडीशन इज नोन एज गाइनेंड्रोमॉर्फ। तो बच्चों बताओ समझ में आया? अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, सपोज करो मेरे किसी भी इंडिविजुअल का इतने उसके पास जीनोटाइप, मतलब 3 टाइप के एक्स क्रोमोसोम है, तो इसके अंदर कितनी बार बॉडीज बनेंगी, बार बॉडीज आपको बतानी है। फाइंड आउट द नंबर ऑफ बार बॉडीज। हमेशा याद रखना जितने भी एक्स क्रोमोसोम्स हैं, जितने भी एक्स क्रोमोसोम है उनको क्या कर देना, उसमें से एक को छोड़ के बाकी सब बार बॉडीज बनेंगी, क्योंकि हमें फर्टिलाइजेशन के लिए सिर्फ एक चाहिए। मेल से एक्स आएगा तब भी हमें फीमेल का एक ही चाहिए, और मेल से वाई आएगा तब भी हमें फीमेल का एक्स चाहिए। तो बाकी जितने भी एक्स है, 3 है 4 है 5 है, सब की बार बॉडी बना देनी है। कब, जब आप फर्टिलाइजेशन करा रहे होंगे। यानी यहाँ तक बताओ आगे समझ में? अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। दिस इज द सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स। अब सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये ट्रेट्स होते कहाँ पे। अब ट्रेट वर्ड तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ना, जैसे कोई भी एक कैरेक्टर ले लिया, उस कैरेक्टर के अंदर 2 टाइप के एलियल्स होता है। वो एलियल्स जैसे कि आई कलर हो गया, एक ब्लू हो गया, एक ब्राउन हो गया, ब्लैक हो गया, ऐसे हाइट का कैरेक्टर एक टॉल हो गया, ड्वार्फ हो गया, तो ट्रेट्स थे हमारे, तो सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स। अब ये हमारे प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, ऑटोजोम्स पे। अब ऑटोजोम्स के ऊपर अब देखो बच्चों एक चीज याद रखना, ऑटोजोम्स सबकी बॉडी के अंदर सेम होते हैं, डिफरेंस मेल और फीमेल में डिफरेंस किस में आता है, सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम्स के अंदर। तो अगर कोई भी हमारा ट्रेट ऐसा है
कोई भी ट्रेट ऐसा है जिसको ऑटोसोम्स कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो ट्रेट आपका मेल और फीमेल इंडिविजुअल दोनों की बॉडी में पाया जा सकता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगर ये ऑटोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट है, सेक्स लिमिटेड जो ट्रेट्स हैं, तो इसका मतलब ये किसके अंदर पाया जा सकता है, बोथ इन मेल एंड फीमेल, दोनों के अंदर ये ट्रेट आपका पाया जा सकता है। लेकिन लेकिन एक्सप्रेस सिर्फ एक में होगा, एक्सप्रेस्ड ओनली इन वन सेक्स, किसी भी एक सेक्स के अंदर एक्सप्रेस ये होगा। एग्जाम्पल्स लिखो इसके। पहला एग्जाम्पल हमारा प्लमेज। व्हाट इज प्लमेज ऑफ पिकॉक? आपने देखा होगा ना, जो पिकॉक दिखते हैं बड़े प्यारे प्यारे से, उनके पीछे इतना बड़ा सा उनके प्यारे प्यारे से पंख होते हैं, तो सिर्फ मेल के में अंदर दिखता है, फीमेल में? प्लमेज सिर्फ मेल पिकॉक के अंदर दिखाई देता है। जीन दोनों के अंदर प्लमेज बनाने का, लेकिन एक्सप्रेस सिर्फ और सिर्फ मेल कर रहे हैं। ये हमारा एग्जाम्पल है सेक्स लिमिटेड ट्रेट का। सेकेंड एग्जाम्पल, मेमोरी ग्लैंड्स इन फीमेल। मेमोरी ग्लैंड्स इन फीमेल्स, फीमेल्स के अंदर जो मेमोरी ग्लैंड है, अब मेमोरी ग्लैंड का जो जीन है बनाने वाला दोनों के अंदर है, मेल भी है फीमेल के अंदर भी है, लेकिन मेल के अंदर वो इनएक्टिव फॉर्म है, फीमेल्स के अंदर एक्टिव फॉर्म है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ एक ही के अंदर एक्सप्रेस हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखो, मस्कुलाइन एंड फैमिली मस्कुलेचर। अगर हम मेल्स के अंदर देखिए, मस्कुलाइन बॉडी तो सिर्फ मेल्स के अंदर पाई जाती है, बट होती दोनों के अंदर है, सेम मसल्स दोनों के अंदर होते हैं, सेम जीन्स भी दोनों के अंदर जो मस्कुलाइन बॉडी बनाने का, लेकिन सबसे ज्यादा एक्सप्रेस किसके अंदर है, सिर्फ और सिर्फ मेल्स के अंदर एक्सप्रेस है। नेक्स्ट, बियर्ड इन मेल। बताओ आया समझ में? मतलब ये वो ट्रेट्स हैं आपके जो ऑटोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट हैं दोनों बॉडीज के अंदर, मेल में फीमेल, मतलब जितने इंडिविजुअल सबके अंदर है, लेकिन एक्सप्रेस सिर्फ एक के अंदर हुआ है। अब एक्सप्रेशन को कौन कंट्रोल कर सकता है? मे बी यहाँ पे हॉर्मोन्स कंट्रोल कर रहे हैं। मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करेगा, इस जो कैरेक्टर है ऑटोसोम्स के पास, सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स वाला जो जीन है उसको एक्टिवेट करा देगा, लेकिन फीमेल्स के अंदर इनएक्टिवेट करा देगा, बिकॉज फीमेल्स में टेस्टोस्टेरोन नहीं होते। आपने देखा कि बहुत सारी फीमेल्स को बहुत छोटी छोटी बियर्ड्स आने स्टार्ट हो जाती है, मेल लाइक अपीयरेंस होने लग जाएगा, किसकी वजह से होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन। अगर उनकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल, जो उनका हार्मोनल लेवल है, डिसबैलेंस होने लग रहा है, ये चीज। तो पहला ट्रेट सेक्स लिमिटेड ट्रेट, सेकंड सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट। अब इसका मतलब क्या हुआ सेक्स इन्फ्लुएंस का? मींस ये वाले जो ट्रेट है, पहले वालों को ऑटोसोम्स कंट्रोल कर रहे थे, इनको कंट्रोल कौन करेगा? इनको भी ऑटोसोम्स ही कंट्रोल करेंगे, लेकिन डिफरेंस यहाँ पे होगा। पहले वाले क्या थे? लिमिटेड थे, मतलब मेल और फीमेल दोनों में से एक के अंदर एक्सप्रेस हो रहे थे, लेकिन सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट में क्या होगा? मेल और फीमेल में एक्सप्रेस हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, और इनको कंट्रोल करते हैं जनरली सारे सेक्स हार्मोन्स। मींस एक्सप्रेस कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे सेक्स हार्मोन्स, एंड मेन इंपॉर्टेंट, मे और मे नॉट बी एक्सप्रेस्ड, एक्सप्रेस हो भी सकता है और नहीं भी, may not be expressed in a। अब इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? आइडिया किसी को? पहला एग्जांपल लिखो इसका, मेल पैटर्न बॉल्डनेस। बॉल्डनेस समझते हो? गंजापन। अब आपने देखा होगा कि मतलब जो मेल्स हैं उनके जो ग्रैंड फादर होंगे, अगर जो ग्रैंड फादर उनकी ओल्ड एज में जाते हैं, उनके सर के सारे बाल उड़ गए, या फिर एक पैटर्न बन जाता है ऐसे ना, पीछे पीछे की साइड में हेयर्स रहते हैं कुछ कुछ, या ऐसा होता है बीच बीच में हेयर्स होते हैं, या फिर किसी किसी के बस साइड में होता है, बीच में से सारे उड़ जाते हैं। तो एक पैटर्न है जो जनरेशन टू जनरेशन चलता है। अगर वो आपके ग्रैंड फादर के अंदर हुआ, तो अगर वो आपके फादर के अंदर, तो चांसेस है आपकी बॉडी के अंदर भी हो सकता है जब आप उस एज में जाएंगे, लेकिन जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि ऐसा होगा। आप पैटर्न देखो, आपके ग्रैंड फादर के अंदर भी होगा, आपके जो फादर होंगे उनके अंदर भी होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपके अंदर भी होगा।
या फिर अगर आपके ग्रैंडफादर और फादर, जो ग्रैंडफादर थे पहले आपके, आपने कोई इमेज देखी होगी एंड फिर आपके फादर हैं एंड उसमें आपको फादर के अंदर भी देखने के लिए मिला ग्रैंडफादर, तो जरूरी नहीं आप जिस एज में जाएंगे आपको मिलेगा। तो ये मेल पैटर्न डालने से जो आपका ऑटोसोम्स के ऊपर जीन प्रेजेंट होता है, मतलब जनरेशन टू जनरेशन जीन आपका ट्रांसफर हो रहा है। अब ट्रांसफर हो रहा है तो इट मीन्स आपके अंदर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बहुत सिंपल सी है। अब एक आपने देखा होगा शॉर्ट इंडेक्स फिंगर। अब ये वाला भी बहुत अच्छा ट्रेट होता है हमारा, एंड ये भी किसके अंदर एक्सप्रेस होता है, जनरली मेल्स के अंदर एक्सप्रेस होता है। अब यहाँ पे भी क्या है, देखो बच्चों, आप मेल्स को कंपेयर करके देखना कि मेल के अंदर क्या होता है ना, जैसे हमारी इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर एंड हमारी जो रिंग फिंगर होते हैं, इंडेक्स और रिंग फिंगर जनरली हमारी इंडेक्स वाली छोटी होती है। बट अगर हम नॉर्मल मतलब किसी के भी केस में एक बार अपना चेक करके देखना, आपकी जो इंडेक्स फिंगर है और आपकी जो रिंग फिंगर है, इसमें से कौन सी बड़ी है, तो आपको दिखेगा आपकी इंडेक्स फिंगर बड़ी है, ठीक है। लेकिन किसी किसी फैमिली के अंदर आप देखोगे कि ग्रैंडफादर की भी, फादर की भी एंड फिर आपकी भी इंडेक्स फिंगर छोटी हो जाती है। रिंग फिंगर से कंपेयर करना, मिडिल फिंगर से नहीं, रिंग फिंगर से कंपेयर करना है। कंपेयर करके देखना, ये भी एक टाइप का ट्रेट होता है। Done? फिर इसके बाद आते हैं बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास कुछ, एक सेकेंड, म्यूटेशन बाद में करेंगे। हाँ, कोलेंड्रिक ट्रेट। कोलेंड्रिक ट्रेट्स वो ट्रेट्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ मेल्स के अंदर पाए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ मेल्स के अंदर। क्यों मेल्स के अंदर पाया जाता है, बिकॉज इन ट्रेट का जो जीन है, इन ट्रेट्स का जो जीन है वो किसके ऊपर प्रेजेंट है, वाई क्रोमोसोम के ऊपर। तो यहाँ से भी एक बार क्वेश्चन आया है कि आपका हॉलेंड्रिक जो ट्रेट्स होता है वो किसके अंदर देखा जाता है, मेल्स में या फीमेल में। तो आपको याद रखना है हॉलेंड्रिक ट्रेट का जो जीन है वो वाई क्रोमोसोम के अंदर होता है। वाई के अंदर है तो ऑब्वियसली आपका सिर्फ और सिर्फ मेल्स के अंदर होगा। जैसे कि एग्जाम्पल TDF, सेकेंड एग्जाम्पल हाइपर ट्राइकोसिस। TDF मतलब टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, टेस्टिस का बनना। हाइपर ट्राइकोसिस, हाइपर ट्राइकोसिस मतलब हाई हेयर क्वालिटी। मेल्स के अंदर मोस्टली पूरी बॉडी के ऊपर हेयर्स प्रेजेंट होता है, हेयर की जो क्वांटिटी होती है बहुत ज्यादा होती है बॉडी के ऊपर एज कम्पेयर टू फीमेल्स। वो क्यों, बिकॉज उनका जो हेयर फॉर्मेशन वाला जो चीज है ना वाई के ऊपर प्रेजेंट, इसलिए इसको बोलते हैं हॉलेंड्रिक ट्रेट। बताओ बच्चों, यहाँ तक सब कुछ क्लियर हुआ आप लोगों को या नहीं। अब तक हमने क्या देखा, बहुत सिंपल है सेक्स डिटर्मिनेशन वाला टॉपिक। सिर्फ कभी कभी हैप्लोडिप्लॉइडी पे कंफ्यूजन होता है बच्चों को, हैप्लोडिप्लॉइडी आपको याद रखना है। एंड जो आप लोगों को मैंने टेबल बनवाई एग्जाम्पल्स की, एग्जाम्पल्स आप लोगों को याद रखना है कि ह्यूमन ड्रोसोफिला के अंदर किस टाइप के होता है, मेल हेट्रोगैमेटिक, ग्रासहोपर कॉकरोच के अंदर कैसे होता है, और आपका फीमेल हेट्रोगैमेटिक किस किस के अंदर देखने के लिए मिलता है, उनको रिप्रेजेंट कैसे करता है, ये भी आपके क्वेश्चन आ सकता है। देन यहाँ तक तो चलो फाइनली यहाँ तक हमारा डन हुआ। अब नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं हमारा म्यूटेशन। अब बच्चों बता सकते हैं कोई व्हाट इज म्यूटेशन, तो बोलेंगे मैम सडन और रैंडम जो चेंज होता है, सडनली होने वाला, रैंडमली होने वाला चेंज इज नॉन एज म्यूटेशन। यू आर कंप्लीटली राइट। लेकिन म्यूटेशन होता किसमें है, म्यूटेशन जीन में होता है या फिर म्यूटेशन डीएनए के स्ट्रैंड में होता है, या कहाँ पे होता है, ये पता होना चाहिए ना आप लोगों को, तभी तो हम क्लियर कर पाएंगे। तो देखो सबसे पहले म्यूटेशन क्या है हमारा, म्यूटेशन एक सडन और हेरिटेबल चेंज। हेरिटेबल का मतलब जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट हो सकता है, अकरिंग इन डीएनए सीक्वेंस, डीएनए के सीक्वेंस में हो रहा है, दैट रिजल्ट्स चेंज इन द जीनोटाइप एंड द फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जिसकी वजह से किसी भी ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप और फिनोटाइप चेंज हो सकता है। रिकॉम्बिनेशन एंड म्यूटेशंस लीड्स टू वेरिएशन इन, अब जो हम पहले लिंकेज में आपका पढ़ के आया कि आपका जो दो क्रोमोसोम्स है आपस में एक्स शेप स्ट्रक्चर बना लेंगे, अपने अपने स्ट्रैंड्स को चेंज करा लेंगे, है ना, वो रिकॉम्बिनेशन, उसकी वजह से भी वेरिएशंस आते हैं और म्यूटेशंस की वजह से वेरिएशन आते हैं। ये दो हमारे मेन ऐसे सोर्सेज है जो सबसे ज्यादा वेरिएशन को लीड कराते हैं, सबसे ज्यादा वेरिएशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल। टाइप्स ऑफ म्यूटेशन वो मैं आप लोगों को हैंड रिटन पढ़ाऊंगी। चलो बच्चों, म्यूटेशन की डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर है, सबसे पहले क्लियर है, सडन एंड रैंडमली जो चेंज आता है हमारा जेनेटिक मटेरियल के अंदर। अब बात आती है हमारा म्यूटेशन को सबसे पहले आइडेंटिफाई किसने किया था एंड किसके अंदर आइडेंटिफाई किया था, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ना। तो हमारा म्यूटेशन सबसे पहले दिया था किसने,
ह्यूगो डिवरीज ने, तो डिवरीज साइंटिस्ट ने हमारा म्यूटेशन टर्म दिया था। एंड सबसे पहले इन्होंने म्यूटेशन को किसके अंदर देखा था? इवनिंग प्राइम रोज के अंदर। इवनिंग प्राइम रोज के अंदर इन्होंने सबसे पहले म्यूटेशन को देखा। इवनिंग प्राइम रोज का साइंटिफिक नेम ओइनोथेरा लमार्कियाना। ओइनोथेरा लमार्कियाना के अंदर सबसे पहले म्यूटेशन किसकी वजह से होता है? म्यूटेशंस होता है आपके म्यूटाजेंस की वजह से। एंड म्यूटाजेंस क्या हो सकता है? म्यूटाजेंस वो फैक्टर्स जो म्यूटेशन कराते हैं। म्यूटेजेंस दो टाइप के हो सकते हैं। म्यूटेजेंस कैन बी ऑफ टू टाइप। द फर्स्ट वन आपके होंगे केमिकल म्यूटेजेंस, सेकंड होंगे आपके फिजिकल म्यूटेजेंस। सबसे पहले फिजिकल वाला पढ़ लेते हैं। फिजिकल म्यूटेजेंस का मतलब ये होता है आपके इसके अंदर आएंगे रेडिएशंस। दो टाइप की रेडिएशंस होती हैं, आयनाइजिंग रेडिएशंस और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस। आयनाइजिंग रेडिएशंस वो रेडिएशंस होती है जो हाई फ्रीक्वेंसी की होती हैं। हाई फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन मतलब अगर सपोज करो आपके हैंड के ऊपर रेडिएशन आई, तो रेडिएशन आपकी स्किन को भी डैमेज करेगी, उसके साथ साथ आपके जो सोमेटिक सेल्स के अंदर जो डीएनए है उस डीएनए तक पेनिट्रेट कर देगी उसको। और आयनाइजिंग रेडिएशन जैसे आपकी अल्फा रेज, बीटा रेज और हमारी गामा रेज। ये होती है आपकी आयनाइजिंग रेडिएशन जो आपके डीएनए तक अफेक्ट कर देगी, मींस आप हाई पेनिट्रेटिंग पावर जिनकी होती है। एंड नॉन आयनाइजिंग का मतलब नॉन आयनाइजिंग वो रेडिएशन जो आपके डीएनए तक नहीं पहुंच पाएंगी, सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर ऊपर की जो स्किन की सेल्स हैं उनको डैमेज करेंगी। जनरली ये रेज होती है हमारी यूवी रेज, जिसकी वजह से क्या देखा जाता है आपका स्किन कैंसर। सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये स्किन कैंसर। और करते क्या है ये, देखो ध्यान दो, इसका एक इंपॉर्टेंट हम टर्म यूज करते हैं। ये क्या करती है? थायमीन का डाइमर बनवा देती है। अब थायमीन का डाइमर कैसे बनता है वो देखो। सपोज करो मेरे पास ऐसे है कोई स्ट्रैंड ए टी टी, यहाँ पे क्या होगा? टी ए। अब बॉन्डिंग कैसे होती है? ऐसे डबल दो दो बॉन्ड्स यहाँ पे। लेकिन अब ये सामने सामने बॉन्ड ना बना के, ये ए आएगा ना, सामने सामने बॉन्ड ना बना के ऐसे साइड वेज बॉन्ड बना ले। अगर थायमीन थायमीन के बीच में अगर बॉन्ड बन जाए, दो हाइड्रोजन बॉन्ड, उसको बोलते हैं थायमीन डाइमर। जो किसकी वजह से होता है? यूवी रेज की वजह से। यूवी रेज क्या कराती है? थायमीन का डाइमर बनवा देती है, दो थायमीन्स के बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कराती है। तो इतना याद रखो, सफिशिएंट है। अब केमिकल के अंदर दो चीजें आती हैं बच्चों। केमिकल में दो चीजें आती हैं। एक तो वो केमिकल्स जो सिर्फ और सिर्फ आपके रेप्लिकेटिंग डीएनए को अफेक्ट करेंगे, ओनली रेप्लिकेटिंग डीएनए को। सेकेंड कौन से होते हैं? जो अफेक्ट करेंगे बोथ रेप्लिकेटिंग डीएनए को भी और नॉन रेप्लिकेटिंग डीएनए को भी। रेप्लिकेटिंग एंड नॉन रेप्लिकेटिंग डीएनए। अब देखो क्या होता है यहाँ पे, ब्लैंक साइड ले लेते हैं हम। तो मैंने पहला फैक्टर आपको बताया जो अफेक्ट करेंगे रेप्लिकेटिंग डीएनए को, वो कौन से हमारे केमिकल्स हैं? अफेक्ट रेप्लिकेटिंग डीएनए, ये होते हैं मेरी एक्रीडीन डाइज। ये जो एक्रीडीन डाइज होती हैं ये सिर्फ उस डीएनए को जाके अफेक्ट करेंगे जिसमें रेप्लिकेशन चल रहा होता है। अब रेप्लिकेशन चल रहा है तो क्या करेगी? देखो ध्यान से समझना। अब रेप्लिकेशन वाला कंसेप्ट देखो समझ में आना चाहिए आपको। अगर रेप्लिकेशन याद होगा तो हमने कुछ ऐसा रेप्लिकेशन फॉर्क बनाया था, 3 प्राइम 5 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम। यहाँ पे हमारा एक कॉन्टिन्यूस डायरेक्शन में चल रहा था 5 से 3, और यहाँ पे हमारा ऐसे डिसकॉन्टिन्यूस डायरेक्शन में 5 से 3 चल रहा था। कौन करा रहा था रेप्लिकेशन? मेरा डीएनए पॉलीमरेज। ये डीएनए पॉलीमरेज स्टेप बाय स्टेप आगे चलता जा रहा है। अब अगर क्या हुआ, आपने वो केमिकल फूड में मिक्स हो गया, वो केमिकल आपने इनहेल कर लिया, कौन सा केमिकल? एक्रिडाइन डाई। इसको अगर आपने, ये क्या करता है? आपका ये नाइट्रोजनस बेसिस है, ए डबल बॉन्ड टी, सी 3 बॉन्ड जी, ऐसे। तो ये क्या करेगा? इनके बीच में ऐसे स्टक होके बैठ जाएगा। देखो कलर चेंज करती हूँ मैं ताकि आपको समझ में आए।
नाइट्रोजिनस जो बेसिस है ना मेरे, इन बेसिस के बीच में ऐसे फिल हो जाएगा डाई। अब जैसे जैसे आपका डीएनए पॉलीमर आगे आ गया तो यहाँ पे तो बीच में डाई बैठा हुआ है, क्या आगे जा पाएगा, नहीं जा। अब इसके पास दो ऑप्शन है, ये तो जंप करके चला जाए या यहीं पे रुक जाए। अगर ये जंप करके जाएगा तो हमारा जो ए टी और सी जी वाला है इनको कोड नहीं कर पाएगा, तो मतलब मेरा डीएनए जो डुप्लीकेट हो रहा है वो डीएनए डुप्लीकेशन में प्रॉब्लम आ जाएगी, मतलब मेरा डीएनए अफेक्ट हो जाएगा, डीएनए के अंदर म्यूटेशन आ जाएगा, आएगा या नहीं आएगा। और अगर इसको ना जाए तो मेरा डीएनए रेप्लिकेशन रुक जाएगा। दो बेस पेयर्स के बीच में, ये देखो ऐसे बेस पेयर्स हैं, इन दो बेस पेयर्स के बीच में अगर ये बीच में स्टक हो गया तो हमारे डीएनए पॉलीमरेज का जो रास्ता है उसको रोक दिया बस इन्होंने। ये काम करता है हमारा, सिर्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए को अफेक्ट कर रहा है, कैसे, ये दोनों के बीच में स्टक हो जा रहा है। अब सेकंड वाला, ये तो फर्स्ट वाला ऑप्शन था, सेकंड वाले में क्या आता है, जो अफेक्ट कर रहा है मेरे रेप्लिकेटिंग और नॉन रेप्लिकेटिंग दोनों डीएनए को, अफेक्टिंग बोथ replicating and non-replicating, दोनों टाइप के डीएनए को अफेक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे क्या करता है, ये केमिकल है मेरा नाइट्रस। अब जैसे ही नाइट्रस ऑक्साइड आपकी बॉडी के अंदर गया तो ये क्या कर लेगा, ये आपके एडेनिन के साथ, अब एडेनिन रेप्लिकेटिंग डीएनए में भी होगा, नॉन रेप्लिकेटिंग डीएनए में भी होगा, एडेनिन के साथ NO2 ऐड होगा और इसको कन्वर्ट करा देगा किसमें, हाइपोजेंथिन में। अब एडेनिन पेयरिंग किसके साथ करता है, थाइमिन के साथ, लेकिन मेरा हाइपोजेंथिन पेयरिंग कर लेगा किसके साथ, साइटोसिन के साथ। इसका मतलब जहां पे एडेनिन के साथ थाइमिन आना चाहिए था वहां पे क्या आ जाएगा, साइटोसिन आ जाएगा, बिकॉज एडेनिन को हाइपोजेंथिन में कन्वर्ट कर दिया नाइट्रस ऑक्साइड ने। एक और एग्जांपल सुनो, जो मेरा ग्वानिन होता है बच्चों, ग्वानिन के साथ NO2 ऐड हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड ऐड हो गया, इसको कन्वर्ट कर दिया इसने जेंथिन में। अब हमें पता है यहाँ पे जो ग्वानिन होता है, ग्वानिन किसके साथ पेयरिंग करता है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है साइटोसिन के साथ, बनाता है नहीं। अब ये जो जेंथिन है, ये जेंथिन आपका पेयरिंग कर देगा किसके साथ, थाइमिन के साथ, ये होता है। आया समझ में। अब रेप्लिकेशन चल रहा है तब भी, बिकॉज यहाँ पे क्या था, एडेनिन था, अब एडेनिन को बना दिया हाइपोजेंथिन, सामने आना चाहिए था क्या, थाइमिन, लेकिन आएगा क्या, साइटोसिन, बिकॉज एडेनिन तो रहा नहीं। रेप्लिकेशन चल रहा है तब भी इफेक्ट होगा, और मेरा जितना नॉर्मल डीएनए है उस नॉर्मल डीएनए में सारे जो एडेनिन है वो हाइपोजेंथिन में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो उनके सामने जो बेस पेयरिंग है वो भी चेंज होने लग जाएगी, हो गया नहीं। तो इस वजह से दोनों का इफेक्ट करता है, रेप्लिकेटिंग को भी नॉन रेप्लिकेटिंग। आगे बच्चों यहाँ तक सबको क्लियर है या नहीं। पहला पॉइंट म्यूटेजेंस सिर्फ अभी समझाया कि म्यूटेजेंस होते क्या है। अब चलते हैं हम आपके नेक्स्ट टॉपिक पे। द नेक्स्ट टॉपिक इज म्यूटेशन में ही, म्यूटेशन, अच्छा म्यूटेशन कहाँ कहाँ पे हो सकता है, दो जगह पे हो सकता है म्यूटेशन, या तो मेरे जो क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स प्रेजेंट है उन जीन के अंदर मैं म्यूटेशन करा दूं, या फिर मैं पूरे क्रोमोसोम के अंदर म्यूटेशन करा दूं, हो सकता है ना, पूरे क्रोमोसोम में या जीन में। तो पहला हम कंसेप्ट पढ़ते हैं जीन म्यूटेशन। अगर हम म्यूटेशन करा, म्यूटेशन समझते हो ना, कि मेरा कोई भी सडन इनहेरिटेबल चेंज जो एक जनरेशन दूसरी जनरेशन इनहेरिट हो रहा है वो चेंज अगर हो जाए, अब वो चेंज हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो इफेक्ट करेगा नहीं करेगा, जो मेरा नॉर्मल प्रोटीन बनना चाहिए तो नॉर्मल प्रोटीन नहीं बनेगा, अभी कोई दूसरा प्रोटीन बनेगा। अब जरूरी नहीं वो दूसरा प्रोटीन मेरे लिए पॉजिटिव फीडबैक भी लेके आए, नेगेटिव फीडबैक भी लेके आ सकता है वो, इसलिए। अब जीन म्यूटेशन का मतलब जो चेंजेस हो रहे हैं आपके जीन के अंदर, चेंजेस इन जीन्स। अब देखो 3 टाइप से हो सकता है, कैसे, पहला सब्सटीट्यूशन, सब्सटीट्यूशन समझते हो ना, किसी को हटा के खुद उसकी जगह पे बैठना, सब्सटीट्यूट करना। डिलीशन, किसी को बस हटा देना वहां से। सेकंड इंसर्शन, किसी दो के बीच में थर्ड को लेके आना, दो के बीच में थर्ड आना। सब्सटीट्यूशन, उसको हटा के खुद बैठ जाना। डिलीशन, हटा देना पूरी तरीके से। इंसर्शन, दो बैठे हैं ऑलरेडी, उसके बीच में खुद आगे बैठ जाना। समझो अब क्या होता है, बहुत ध्यान से। इंसर्शन 2 टाइप का हो सकता है, और सब्सटीट्यूशन 2 टाइप का, ट्रांजिशन या फिर इन्वर्जन। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है,
ट्रांजिशन म्यूटेशन मेरा वो म्यूटेशन होता है, सपोज मेरा डीएनए है, एडेनिन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड थाइमिन, सी 3 हाइड्रोजन बॉन्ड गुआनिन, एडेनिन और थाइमिन क्या आते हैं मेरे, पी यू जी ए, याद है ना, पाई सी यू टी कट, तो याद रखा करो बच्चों, बहुत काम आती है। पी यू मतलब मेरे गुआनिन और एडेनिन प्यूरिन थे, साइटोसिन यूरासिल थाइमिन पिरिमिडीन थे। अब हम पेयरिंग किसके बीच में करा रहे हैं, एओटी, मतलब एओटी पेयरिंग है मेरी प्यूरिन और पिरिमिडीन के बीच में, क्योंकि मेरा प्यूरिन है 9 मेंबर्ड और पिरिमिडीन है 6 मेंबर। बताया था जो छोटा है उसकी रिंग बड़ी है, जो बड़ा है उसकी रिंग छोटी है, 6 मेंबर्ड, राइट। अब ट्रांजिशन के अंदर क्या होगा, ट्रांजिशन में जो मेरा डीएनए है उसके अंदर जितने भी मेरे प्यूरिन्स हैं, उस प्यूरिन को मैं किसी दूसरे प्यूरिन से रिप्लेस करा दूंगी, एक प्यूरिन को दूसरे प्यूरिन से रिप्लेस करा दूंगी। कैसे, सपोज करो मेरा पेयरिंग है यहाँ पे एडेनिन, और यहाँ पे एडेनिन के सामने आना चाहिए क्या, थाइमिन आना चाहिए ना। तो अब मेरा यहाँ पे थाइमिन की जगह देखो, प्यूरिन को प्यूरिन से और पिरिमिडीन को पिरिमिडीन से, तो मेरा थाइमिन की जगह अगर आ जाए यूरासिल, सेम यहाँ पे देखो, अगर मेरा यहाँ पे थाइमिन है और यहाँ पे एडेनिन है और मैं इसको रिप्लेस करा दूं तो थाइमिन की जगह क्या आ जाएगा, साइटोसिन आ जाए। मतलब प्यूरिन को किसी दूसरे प्यूरिन से रिप्लेस करा दो, पिरिमिडीन को किसी दूसरे पिरिमिडीन से रिप्लेस करा दो। यहाँ पे क्या होगा, ट्रांजिशन के अंदर सिर्फ एक प्यूरिन दूसरे प्यूरिन से ही रिप्लेस होगा। अब उससे फायदा क्या होगा, उससे फायदा क्या होगा, देखो लास्ट क्लास में आप लोगों को याद होगा मैंने बताया था, ये हमारा डीएनए है, ठीक है। तो हमारे जो यहाँ पे प्यूरिन है और सपोज करो यहाँ पे पिरिमिडीन है, पी यू जी ए, मतलब ए है और जी है, यहाँ पे टी है और यहाँ पे सी है। पिरिमिडीन क्या होता है, सी यू टी, और प्यूरिन होता है जी और ए, पूजा बाइकट। अब इस एडेनिन की जगह अगर मैं क्या कर दूं, कोई दूसरा ग्वानिन कर दूं, एडेनिन की जगह ग्वानिन में लेके आ जाऊं, तो क्या होगा, क्या मेरा जो डीएनए की स्ट्रक्चर है उसके ऊपर इफेक्ट आएगा, डीएनए की स्ट्रक्चर, मतलब मेरी स्ट्रक्चर ऐसे डबल हेलिकल है, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर चेंज होगी, क्योंकि ये भी 9 मेंबर था और ग्वानिन भी 9 मेंबर है, ये भी 6 मेंबर है ऑलरेडी, तो 9 मेंबर और 6 मेंबर के बीच में हम कराते हैं, ये भी मेरा 9 मेंबर, ये भी मेरा 6 मेंबर, तो मेरी जो स्ट्रक्चर वो चेंज नहीं होगी, लेकिन मेरा जो डीएनए का जो उस पर पेयरिंग है वो चेंज होगी, डीएनए की स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर मैं क्या करा दूं यहाँ पे, अभी ध्यान से समझना, पहले है मेरे पास एडेनिन और यहाँ पे है थाइमिन, पहले तो मैंने प्यूरिन को प्यूरिन से चेंज कराया, प्यूरिन इज रिप्लेस्ड बाय अनदर प्यूरिन। अब मैं यहाँ पे क्या करा दूं, सेकेंड केस, पहला ये मेरा केस है कौन सा, ट्रांजिशन, सेकेंड केस में मैं क्या करा दूं यहाँ पे, प्यूरिन इज रिप्लेस्ड बाय पिरिमिडीन। अब देखो प्यूरिन क्या है, ये 9 मेंबर, थाइमिन 6 मेंबर। अब मैं एडेनिन की जगह क्या करा दूं, कोई पिरिमिडीन, बच्चों स्पेलिंग को ना प्लीज ट्राई किया करो, इग्नोर करना, पिरिमिडीन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पिरिमिडीन मतलब सी यू टी, अब मैंने यहाँ पे क्या करा दिया, वो सी करा दिया, और यहाँ पे मेरा टी, ये भी मेरा 6 मेंबर और ये भी मेरा 6 मेंबर, और इसके नीचे कोई ए और टी है, ये मेरा 9 मेंबर, ये 6 मेंबर। अब देखो अरेंजमेंट, यहाँ से तो डीएनए ऐसे पिचक जाएगा, और यहाँ पे एक 9 मेंबर है तो ऐसे दूर जाएगा, और यहाँ पे ऐसे, तो कुछ ऐसी नहीं स्ट्रक्चर बनेगी, क्योंकि 6 मेंबर के बीच में पेयरिंग करा रहे हैं तो डिस्टेंस कम में आएगा वो, और एक 9 और 6 के बीच में पेयरिंग करा रहे हैं तो उसको डिस्टेंस ज्यादा चलेगा, तो डिस्टेंस ज्यादा लगेगा। तो डीएनए की पूरी स्ट्रक्चर चेंज हो गई या नहीं हो गई, सिर्फ एक बेस चेंज करते ही, यहाँ पे मैंने बेस को चेंज किया, लेकिन ध्यान रखा प्यूरिन को प्यूरिन से कराया, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रांजिशन, और इसको बोलते हैं इन्वर्जन, इन्वर्जन करा दिया मैंने यहाँ पे,
इन्वर्ट करा दिया प्यूरिन को पिरिमिडीन से, तो मेरे पूरा डीएनए इफेक्ट हो जाएगा इससे। अगर मैं आपसे पूछूं इसमें ज्यादा डेंजरस कौन सा होगा, इन्वर्जन होगा या नहीं होगा? पूरा डीएनए स्ट्रक्चर भी चेंज हो रहा है और बेसिस तो चेंज हो ही रहे हैं, पूरा डीएनए इफेक्ट हो रहा है मेरा यहाँ पे। तो बताओ ये वाला केस समझ में आया? इन्वर्जन ट्रांजिशन में क्या करा रहा है, प्यूरिन को किसी प्यूरिन से, और ट्रांसमिशन में सॉरी इन्वर्जन में प्यूरिन को बाय पिरिमिडीन। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को, ठीक है। चलो अब डिलीशन को देखो, डिलीशन में दो पॉइंट्स आते हैं, एक तो होता है मेरा पॉइंट डिलीशन या फिर पॉइंट म्यूटेशन, एक होता है मेरा ग्रॉस म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, इनमें डिलीशन में हम सिर्फ क्या करेंगे, देखो वर्ड ध्यान रखना, डिलीशन एक नाइट्रोजनस बेस को डिलीट कर देंगे, एक नाइट्रोजनस बेस को डिलीट। अब ध्यान से देखना मैं क्या करा रही हूँ, यहाँ पे मैंने एक अरेंजमेंट लिखा, ठीक है। अब मैंने क्या करा दिया, यहाँ से कोई भी एक बेस पेयर, एक बेस रिमूव करा दिया। सपोज मैंने ये बेस रिमूव करा दिया, हम मॉलिक्यूलर बेसिस पे बच्चों पढ़ के आए एक साथ, हम तीन तीन को रीड करते हैं, रीड करते हैं नहीं। अब मॉलिक्यूलर बेसिस आप लोगों को यहाँ पे पूरा काम आएगा। अगर आपने नहीं समझा है मॉलिक्यूलर बेस वाला चैप्टर तो प्लीज उसको अच्छे से समझ लेना, उसके बाद ये टॉपिक समझ में आता है म्यूटेशन। अब यहाँ पे क्या हुआ, ए को मैंने डिलीट करा दिया, तो मेरे पास अरेंजमेंट क्या बन गया, द सी टी ए, और इनको फिर आगे लिखेंगे टी ई आर ई टी। पूरी की पूरी सेम मेरी शिफ्ट हो गई है नहीं होगी, जो रीड में कर रही थी रीडिंग सेंस पूरा चेंज हो गया। तो पॉइंट म्यूटेशन को क्या बोलता है, पॉइंट म्यूटेशन क्या करा देता है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, पूरी की पूरी फ्रेम चेंज हो गया मेरा। दिस इज नॉन एज पॉइंट म्यूटेशन, इसी को बोलेंगे पॉइंट म्यूटेशन। और ग्रॉस म्यूटेशन का मतलब क्या हुआ, अगर मैंने इसको पूरा इसको रिमूव करा दिया, यहाँ से 8 को रिमूव करा दिया, तो मेरा क्या बचेगा, द कैट रेट। पूरी फ्रेम चेंज नहीं हुई, बीच में से एक पार्ट डिलीट करा दिया मैंने यहाँ से। ग्रॉस बहुत सारे नाइट्रोजनस बेसिस को अगर मैं रिमूव कराती हूँ, तो एक न्यूक्लियोटाइड कराया तो पॉइंट बहुत सारे करा दिए तो ग्रॉस, और पॉइंट से ही क्या बनता है, पूरा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो जाता है। आया समझ में यहाँ तक? ग्रॉस में क्या होता है, पॉइंट में। चलो अब नेक्स्ट आता है मेरा इंसर्शन। इंसर्शन देखो नाम से ही पता चल रहा है, एडिशन भी हम इसको बोल सकते हैं। इसमें क्या कराएंगे हम, एडिशन ऑफ न्यू नाइट्रोजनस बेस, एक नाइट्रोजनस बेस को ऐड करा देंगे। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या किया, एक ए ऐड करा दिया, तो मेरी शिफ्ट क्या बन जाएगी, ये देखो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ऊपर, द कैट ए टी ई आर ए टी, मतलब जहां पे मैंने ऐड कराया उसके आगे की सारी शिफ्ट चेंज हो गई। तो इंसर्शन को भी फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बोल सकता है। एक एक्स्ट्रा ऐड करा दिया, बताओ इससे सिंपल बच्चों देखो कुछ नहीं हो सकता, बहुत सिंपल सिंपल से चीज है। 3 टाइप का होता है जीन म्यूटेशन, जीन के अंदर चेंज कराना, सब्स्टिट्यूशन, ट्रांजिशन, प्यूरिन को प्यूरिन से इन्वर्जन, प्यूरिन को पिरिमिडीन से डिलीशन, एक नाइट्रोजनस बेस करा रहे हो तो पॉइंट बहुत सारे करा रहे हो तो ग्रॉस, इंसर्शन को एक नया ऐड करा दो, सिंपल। बताओ क्लियर यहाँ तक सब कुछ? अब चलते हैं हम अपना, ये तो जीन म्यूटेशन था। अब नेक्स्ट वन हमारा टॉपिक आता है क्रोमोसोमल म्यूटेशन। देखो क्रोमोसोमल म्यूटेशन क्या होता है, मतलब अब हम क्या कराएंगे, कहीं ना कहीं क्रोमोसोम में चेंज कराएंगे। देखो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को भी ना हम एक अपना फ्लो चार्ट बना के समझते हैं। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में पहला डिसऑर्डर देख सकते हैं इंट्रा क्रोमोसोमल म्यूटेशन, ठीक है। एक होता है इंटर क्रोमोसोमल। डिफरेंस पता है किसी को क्या होता है इसमें, इंट्रा विद इन अ सेम क्रोमोसोम, मतलब अगर हम सिर्फ एक ही क्रोमोसोम के अंदर म्यूटेशन करा रहे हैं, सिंगल क्रोमोसोम म्यूटेशन, लेकिन
अगर हम एक साथ दो क्रोमोसोम्स के अंदर म्यूटेशन करा रहे हैं, अफेक्टिंग टू क्रोमोसोम को शॉर्ट में लिख रही हूँ क्रोमो, साइमल्टेनियसली। अभी यहाँ पे समझते हैं इंट्रा। इंट्रा में एक ही क्रोमोसोम है। अब इंट्रा के अंदर बच्चों दो टाइप आ सकता है मेरे, डिलीशन, सेकंड होगा मेरा यहाँ पे इन। अब डिलीशन से आप समझ ही गए होंगे, कुछ ना कुछ डिलीट कराएंगे ना। तो डिलीशन भी दो टाइप से हो सकता है। टर्मिनल मतलब अगर मैं डिलीट करा रही हूँ टर्मिनल साइड से तो उसको टर्मिनल, और एक और सेकंड वाला क्या हो सकता है, इंटर कैलरी, मतलब बीच में से, इंटर कैलरी। अगर मैं इसको बीच में, अब देखो टर्मिनल वाला समझो पहले, ये मेरा एक क्रोमोसोम, राइट। क्रोमोसोम के ऊपर ए बी सी डी ई, ये जीन्स है, ठीक है। अब क्या कराया मैंने, यहाँ से डिलीट करा दिया कितना पार्ट, ए और बी वाला पार्ट, ए और बी को डिलीट करा दिया टर्मिनल साइड से। अब मेरा क्या बच जाएगा, सिर्फ ये पार्ट बच जाएगा, कौन सा, सी डी, इसको बोलेंगे टर्मिनल डिलीशन, ठीक है। अ सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स लैकिंग फ्रॉम अ सेंट्रोमियर, एक सेंट्रोमियर से सेपरेट कर रहे हैं उसको सिर्फ एक टर्मिनल साइड से। टर्मिनल साइड से अगर हम किसी पार्ट को रिमूव कर रहे हैं, इंटर कैलरी में क्या होगा, देखो ए बी सी डी ई। अब इंटर कैलरी में मैंने बीच से डिलीट करा दिया, पीओडी। अब बीच से अगर मैंने डिलीट कराया तो मेरे पास कैसा अरेंजमेंट दिखेगा, सेगमेंट थोड़ी शॉर्ट हो जाएगी, और पी और सी डिलीट करा दे, सिर्फ बचा क्या, ए सी। दिस इज नॉन एज इंटर कैलरी डिलीशन। बताओ आया समझ में यहाँ तक। टर्मिनल साइड से कराएंगे तो टर्मिनल डिलीशन, बीच से कराएंगे तो इंटर कैलरी, वेरी सिंपल। चलो अब डिलीशन को हम ये बोलते हैं कि बच्चों डिलीशन को ना बहुत इजीली नोटिस किया जा सकता है, कब, जब हम स्नैप्सिस कराते हैं क्रोमोसोम। स्नैप्सिस मतलब क्रॉसिंग ओवर वाला पार्ट जो होता है ना, क्रॉसिंग ओवर कराते हैं ट्रांसमीटर फॉर्मेशन मियोसिस 1 के पैकाइटिन स्टेज में। तो पैकाइटिन स्टेज में अगर हम स्टडी कर रहे हैं किसी क्रोमोसोम, किसी सेल को, उसके अंदर कैसे आपका मियोसिस हो रहा है, तो हम वहाँ पे बहुत इजीली पता लगा सकते हैं कि हमारा म्यूटेशन हुआ है नहीं हुआ है। इन्वर्जन के अंदर क्या कराएंगे, इन्वर्जन भी फर्दर दो टाइप से, वही टर्मिनल और इंटर कैलरी। बस इन्वर्जन के अंदर इन्वर्ट कराना है। देखो पहले वाला एग्जांपल मैं आपको लेके बता रही हूँ, मेरा ए और बी सेगमेंट है ना, टर्मिनल साइड से अगर इन्वर्ट हो जाए, पहले ये ए और बी था, अभी क्या हो जाए बी और ए, और नीचे वाला पार्ट सेम सी डी ई, दिस इज टर्मिनल। मतलब जो टर्मिनल वाला एक सेगमेंट था छोटा सा क्रोमोसोम को इन्वर्ट हो गया। और इंटर कैलरी में क्या होगा, इंटर कैलरी में जो मेरा बीच वाला सेगमेंट है दिस वन, ये सेगमेंट इन्वर्ट हो गया, तो मेरा क्या बन जाएगा, ए सी बी, दिस इज इंटर कैलरी इन्वर्जन। बताओ आया समझ में, डन और नॉट बच्चों। अब देखते हैं दो क्रोमोसोम्स वाला, दो क्रोमोसोम्स के बीच में कैसे होता है इंटर क्रोमोसोमल। एक सेकेंड स्लाइड साइड कर लेते हैं, ये ब्लैंक, बस छोटा सा टॉपिक रह गया है बच्चों, लेट्स फिनिश। इंटर क्रोमोसोमल का मतलब दो के बीच में, जब क्रोमोसोम दो क्रोमोसोम्स के बीच में अगर हो रहा है तो बनाते हैं क्रोमोसोम। ये मेरा क्रोमोसोम अरेंजमेंट लिख लो इसके ऊपर, ए बी सी डी। बच्चों इस वाले जो टॉपिक है ना, प्लीज इसकी थ्योरी मत पढ़ना कभी भी, थ्योरी पढ़ोगे तो नहीं समझ में आएगा। ऐसे ही बस डायग्राम्स बना के देख लेना, सुंदर सुंदर से डायग्राम बनाना चाहो ऐसे बना देना, सेंट्रोमियर भी दिखा दो बीच में,
इट्स योर चॉइस कंप्लीट। इसको लिख लो PQR, एक क्रोमोसोम ये, एक क्रोमोसोम तो। अब यहाँ पे अगर क्या हो, मेरा ये वाला पार्ट ऊपर वाला ABC इतना पार्ट यहां से डिलीट होके किसी दूसरे क्रोमोसोम पे जाके अटैच हो जाए, ट्रांसलोकेशन अगर हो जाए, दिस इज नॉन एज ट्रांसलोकेशन। तो मतलब इंटर क्रोमोसोमल का फर्स्ट टाइप क्या हुआ मेरा, ट्रांसलोकेशन। सेगमेंट ऑफ अ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम की एक सेगमेंट ब्रेक ऑफ हुई एंड ज्वाइन विद अ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, किसी दूसरे क्रोमोसोम के पास जाके अटैच हो गई। तो मतलब इसने क्या किया, ये वाला क्रोमोसोम तो मेरा अफेक्ट हुआ क्योंकि इसके अंदर से कुछ डिलीट हो गया और दूसरे वाले क्रोमोसोम के ऊपर कुछ एड ऑन हो गया, तो दोनों क्रोमोसोम्स हो गए या नहीं हो गए अफेक्ट, इसी को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। अब ये दिखेगा कैसे, ये देखते हैं। फिर ये मेरा सेगमेंट का साइज भी बढ़ जाएगा एंड ABCPQR, ये हो गया। ये ऊपर वाला पार्ट आया था ना मेरा, इतना वाला पार्ट यहाँ से, दिस इज ट्रांसलोकेशन। अब बताओ आया समझ में। एक पार्ट होता है बच्चे डुप्लीकेशन, एक होता है हमारा डुप्लीकेशन, यहां तक नोट डाउन कर लो फटाफट से। फिर डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन का मतलब होता है एक ही क्रोमोसोम में, एक ही क्रोमोसोम है उसके अंदर क्या हो रहा है, कोई पार्ट अपने आप को डुप्लीकेट कर रहा है, A B C D। अगर ये A और B वाला पार्ट है, ये अपने आप को क्या कर ले, डुप्लीकेट कर ले, साइज तो बढ़ ही जाएगा, A B और एक और A हो गया। पहले AB था, AB वाले ने अपने आप को डुप्लीकेट कर लिया, कि दिस इज नॉट डुप्लीकेशन। बताओ समझ में। एंड अगर क्रोमोसोम के अंदर म्यूटेशन हो रहा है तो उसकी वजह से क्या आएगा, जीन्स में भी इफेक्ट आएगा, जीन्स के नंबर में भी इफेक्ट आएगा और जीन्स की पोजीशन भी इफेक्ट होगी। जीन इफेक्ट होगा, जीन का नंबर इफेक्ट होगा, जीन की पोजीशन इफेक्ट होगी। कोई डीएनए के अंदर सीक्वेंस में चेंज आएगा तो वो भी हमारे जीन को इफेक्ट करेगा, करेगा नहीं, बिकॉज वहां पे पहले कोई और जीन था, कोई और जीन बन जाएगा वहां पे। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर एक चीज अफेक्ट कर रही है हमारे ट्रांसमिशन को, जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसमिशन को। बताओ यहाँ तक सबको समझ में आया क्या हो रहा है। म्यूटेशन बहुत इजी टॉपिक है। एंड अगर आपसे कोई पूछे इंपॉर्टेंस ऑफ म्यूटेशन तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस वही बता देना, हमारा वेरिएशन हो रहा है, इसकी वजह से नई नई एडेप्टेशन आ रही है। जो ये इवोल्यूशन हुआ है आज के टाइम में, ये इवोल्यूशन भी किस तरह से हुआ है, इवोल्यूशन भी आपका म्यूटेशन की वजह से हुआ है। बिकॉज एक ना देखो बहुत सिंपल से एग्जाम्पल हम लेते हैं, ह्यूमंस और चिंपैंजी। अब लोग ना मतलब सब ये कंफ्यूज होते हैं कि ह्यूमंस चिंपैंजी से आए हैं या फिर चिंपैंजी ह्यूमन से, होता है नहीं होता है कंफ्यूजन। अब इसका पता है कुछ ना कुछ रिलेशन ना, यही जो मैं आपको म्यूटेशन पढ़ा रही हूँ ना यहाँ से निकलता है। क्योंकि अगर हम देखिए हमारे ह्यूमंस के अंदर क्रोमोसोम्स होता है 46, चिंपैंजी के अंदर अगर सपोज करें 45, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब या फिर 45 या आई थिंक 47 के आसपास होता है, आई एम नॉट श्योर, बट ये कंसेप्ट लगता है यहाँ पे 47 के आसपास। तो इसके बीच में ना ऐसा कुछ बोला जाता है कि हम ह्यूमंस और चिंपैंजी दोनों के दोनों एक ऐसी स्पीसीज से आए हैं, सपोज जिसके पास 45 क्रोमोसोम थे, जिसके पास 45 क्रोमोसोम थे। अब उसकी वजह से क्या हुआ कि उसके अंदर म्यूटेशन हुआ, हमारे अंदर एक क्रोमोसोम का काउंट बढ़ गया, और इसके अंदर म्यूटेशन हुआ, इसके अंदर 2 क्रोमोसोम का काउंट बढ़ गया। इस टाइप से कुछ रिलेशंस बताए जाते हैं। एंड ये म्यूटेशन होता सडन है चेंज और इनहेरिटेबल होता है, लेकिन चेंज होने में बहुत टाइम लगता है। जैसे कि ह्यूमंस का इवोल्यूशन हुआ है, अब इवोल्यूशन कहाँ से हुआ, कहीं ना कहीं हमारे अंदर म्यूटेशंस हुए हैं बॉडी में, वेरिएशंस आए। वेरिएशंस का सबसे बड़ा रीजन क्या होता है, ऑब्वियसली सिर्फ और सिर्फ म्यूटेशन होता है, या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वहां पे भी म्योसिस हो रहा है, म्योसिस में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, रिकॉम्बिनेंट टाइप ज्यादा बन रहा है, पेरेंटल टाइप ज्यादा बन रहा है, बोले वो तो नेचुरली होने वाला प्रोसेस है, और ये किसी किसी के अंदर होने वाला प्रोसेस। इस प्रोसेस में होने में टाइम लगेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले में टाइम नहीं लगता, वो हर बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगा ही होगा। देन यहाँ तक तो बच्चों देखो आज हमने आपका म्यूटेशन फिनिश कर लिया है, एंड इसके अलावा हमने आज फिनिश किया है आपका
एच डिटर्मिनेशन। तो दोनों पॉइंट्स आप लोगों को समझ में आएंगे। अब इसके बाद देखो हमारा क्या क्या लेक्चर में रह जाता है वो समझो। सबसे पहले हमारा रह गया पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस मैं आप लोगों को सबसे एंड में कराऊंगी। उससे पहले हमारे पढ़ेंगे हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। These are very important and chromosomal disorder, don't worry, बहुत शॉर्ट ट्रिक्स में मेरे पास हैं, बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स जिनसे आपको क्रोमोसोमल डिसऑर्डर विद इन 5 मिनट्स आप याद कर सकते हो। 5 मिनट्स के अंदर सारे डिसऑर्डर्स आपको लर्न हो जाएंगे। एंड पेडिग्री एनालिसिस का तो बहुत ईजी होता है, उसमें बस एक याद रखना पड़ता है, ट्रेट याद रख लोगे सिंपल याद हो जाएगा। डिसऑर्डर्स में बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि कौन सी डिसीज ऑटोसोमल रिसेसिव है, कौन सी डोमिनेंट है या फिर कौन सी सेक्स लिंक्ड है, ये आपको समझना है। तो पहले हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पढ़ेंगे, उसके बाद हम पेडिग्री एनालिसिस पढ़ेंगे, देन इसके बाद कंबाइंड क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे इस चैप्टर से। इस चैप्टर से अराउंड में 2 या 3 सेशंस आप लोगों के लेना चाहती हूँ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के एंड सेम मॉलिकुलर बेसिस से, बिकॉज ये 2 चैप्टर आई वांट कि आपके इतने स्ट्रांग हो जाए, जेनेटिक्स से कोई भी क्वेश्चन है आप लोग मिस ना करो। तो प्लीज अच्छे से पढ़ो, ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, एनसीईआरटी को मत भूलना। सो मैं आप लोगों को एनसीईआरटी यहाँ पे इन्वॉल्व करके रखती हूँ, हर एक लाइन जो वहाँ पे लिखी हुई है वो आपको समराइज करके समझाती हूँ, बट फिर भी जरूरी है एनसीईआरटी पढ़ना। क्यों जरूरी है? बिकॉज यू नो कि आपका लास्ट ईयर कैसे एग्जाम आया था, पूरा स्टेटमेंट बेस्ड था। अब आप चाहे कितना भी लेक्चर सुन लो, चाहे 10 बार आप लेक्चर क्यों ना सुन लो, स्टेटमेंट्स याद सिर्फ तब होंगे जब आप स्टेटमेंट्स को रीड करोगे एनसीईआरटी की। तो एनसीईआरटी की स्टेटमेंट्स रीड करना है, असर्शन एंड रीजन के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस। हम खुद भी असर्शन और रीजन के हर एक चैप्टर से अराउंड 50 क्वेश्चन सॉल्व किया करेंगे, राइट। तो तब तक पढ़ो अच्छे से एंड कोई भी डाउट आएगा प्लीज फील फ्री टू आस्क मी, राइट। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।